ओके बच्चे, वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस किस तरह डेवलप हो रहे थे दो बॉडीज पे जब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ रब कर रही थी। तो हमने वहां पे ये स्टडी किया कि ऐसी प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस का हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो हो गई है इलेक्ट्रिफाइड, या दैट इज एन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, and the process is called electricity, and that electricity was due to the rubbing of the objects, so we said that that is an frictional electricity। और दो बेसिक जो हमने प्रॉपर्टीज कल पढ़ी थी, बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी किसकी? चार्ज की। वो क्या थी? वो हमने देखी थी कि चार्ज जो है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस, दो किस्म के चार्जेस हुए, अगर दोनों सेम हो तो लाइक, और अगर दोनों डिफरेंट हो तो अनलाइक। हमने कल पढ़ा कि दो किस्म के चार्जेस होते हैं। पहले हमने देखा कि एक किस्म के चार्ज को रेजोनेंस कहा जाता है, दूसरे किस्म के चार्ज को विट्रियस कहा जाता है। लेटर ऑन बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने क्या दिया नाम चार्जेस को? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर दोनों बॉडीज, दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम कहेंगे वो क्या है? लाइक चार्जेस। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट चार्जेस है, मींस एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो वो बन जाएंगे अनलाइक चार्जेस। अगर चार्जेस सिमिलर हैं तो हम कहेंगे वो बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल। और अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन पे दोनों पे चार्जेस अगर डिफरेंट है सो दे विल अट्रैक्ट। तो एक बात याद रखें कि ये एक ऐसी फोर्स है आपकी, कौन सी वाली? ये वाली फोर्स जो इस चार्ज के कारण आने वाली है, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी वाली फोर्स? क्योंकि चार्ज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी एक ऐसा एलिमेंट्री, एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी, एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण दो चार्जेस जो हैं उनके बीच में, दो बॉडीज जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आती है। क्योंकि अभी तक जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी मास, और उसके कारण रिपल्शन कभी नहीं आती। रिपल्शन सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आती है, या इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? क्योंकि यहां पे चार्ज की मूवमेंट की जरूरत नहीं है। मूवमेंट के बगैर भी चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लगा सकते हैं। इंटरैक्टिव फोर्सेस मींस आइदर दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल। याद रखना हमेशा, मैं यूज करूंगा इसे लेटर ऑन भी, कि इंटरैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन मतलब एक दूसरे से के साथ दोनों में इंटरैक्टिंग फोर्स, वो रिपल्शन भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी हो सकती है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। अब कुछ इसकी हम बेसिक कुछ और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एडिटिव नेचर। चार्ज जो होता है भाई वो एडिटिव होता है। क्या होता है? एडिटिव। एडिटिव क्या मतलब है? एडिटिव का मतलब है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं, डिफरेंट चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज जो होगा दैट विल बी सिंपली द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल चार्जेस। तो क्या है इसका मतलब? है एडिटिव। चार्ज क्या है? एडिटिव नेचर है इसका, और इसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं भाई एडिटिविटी। क्या कहते हैं? एडिटिविटी। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिविटी। ये क्या कहती है कि द टोटल चार्ज, कौन सा टोटल चार्ज? ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम कौन होता है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं? ऑफ सिस्टम
is simply the algebraic sum. किसका algebraic sum होता है? algebraic sum होता है of all individual charges. किसका होता है भाई? all individual charges. कहां पे? उस सिस्टम में. मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम जो है वो एक सरफेस है. ठीक है, इस सरफेस के ऊपर चार्जेस है भाई Q1, Q2, Q3. तीन ही चार्जेस हैं. तो टोटल चार्ज इस सिस्टम का क्या होगा? मान लेता हूं मैं वो चार्ज है भाई, वो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ये तो एक बात हो गई. इन सम ऑफ द केसेस देयर विल बी द साइन. मींस कुछ चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं. मींस दूसरा सिस्टम में ले लेता हूं, यहां पे चार्जेस जो है मेरे Q4 है और दूसरे वाला चार्ज माइनस Q5 है, माइनस Q6. देन जो चार्ज टोटल होगा Q डैश, दैट विल बी Q4 प्लस, एडिटिव है बट किसको एडिट करना है? माइनस Q5 को प्लस माइनस Q6 को. तो ये क्या बन गया है भाई आपका? ये आपका बन गया Q4 माइनस Q5 माइनस Q6. तो अगर अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपके पास जो टोटल चार्ज है सिस्टम के, that is simply the algebraic sum along with their signs. Means अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस को कर देना है, अगर माइनस है तो माइनस उसके साथ ही लगा रहेगा. तो टोटल चार्ज इस तरह से आप सम कर सकते हो. चलिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे 2 कूलम का चार्ज है, प्लस 5 कूलम का चार्ज है, प्लस 1 कूलम का चार्ज. तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो गया? -2 प्लस 5 प्लस 1 along with the sign. सिंपल, जैसे अलजेब्रा, जैसे आप एडिशन करते हो. -2 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6. नाउ 6 प्लस -2 it will be 4 coulomb. So total charge of the system is 4 coulomb. This is your first property. The first property is additivity. तो additivity क्या है? कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का किसके बराबर होगा? चार्ज, सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज. चलिए पहली प्रॉपर्टी ये आ गई जो आज हमने पढ़ी. दूसरी सिंपल प्रॉपर्टी क्या आ गई आपके पास? कि आपका चार्ज जो होता है भाई, क्वांटाइजेशन. बड़ी बड़ी आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन. दैट मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड. अब ये क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है भाई? क्वांटाइज कम फ्रॉम वर्ड नेम क्वांटा, एंड क्वांटा मीन्स पैकेट. ठीक है, तो चार्ज जो है वो हमेशा पैकेट्स में होगा. मींस उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, और अगर एक चार्ज से दूसरे चार्ज में डिफरेंस आता है तो वो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ दैट मिनिमम क्वांटा. मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं. आपको पता है कि जैसे नमक जो है, पैकेट वाले नमक की बात कर रहा हूं मैं. पैकेट वाला नमक जो है वो पैकेट की वैल्यू है 1 किलोग्राम. डन. मान लीजिए मैंने भी नमक लिया, ए और बी, दे आर 2 पर्सन, ए एंड बी. ए ने भी नमक लिया है और बी ने भी नमक लिया. इन दोनों के बीच में नमक के अमाउंट का डिफरेंस जो होगा इन टर्म ऑफ पैकेट, दैट विल ऑलवेज बी द मल्टीप्लायर ऑफ दैट पैकेट, नंबर ऑफ दैट पैकेट. जैसे मान लीजिए मैं, ए ने लिया है 2 पैकेट, इसने लिया है 7 पैकेट्स. दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 5 ही हुआ भाई. ये इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब इंटीजर की फॉर्म में है, 5 है. ये 5.5 नहीं हो सकता था, या 4.5 नहीं हो सकता था, 2.5 नहीं हो सकता था, बीच की वैल्यू नहीं हो सकती थी. चलिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको क्वांटा की. आपके घर के फ्लोर्स,
घर के फ्लोर या तो ग्राउंड होगा, मींस 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसा तो नहीं होगा कि 1.5 फ्लोर होगा, 2.5 होगा, मींस 1 और 2 के बीच में फ्लोर नहीं होगा। फ्लोर की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होगी। इसी तरह क्वांटाइजेशन में जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू होगी। इट विल आइदर बी 1, 2, 3, 4, नेवर इट विल बी बिटवीन 1 एंड 2। बीच की वैल्यू नहीं होगी, कभी नहीं होगी, मींस पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। याद रहे, एक क्वांटम की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, बट एक क्वांटम और दो क्वांटम के बीच का डिफरेंस पॉइंट्स में नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना है। सो योर चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स। किसकी फॉर्म में है? इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट, और उस डिस्क्रीट पैकेट को कहेंगे क्वांटा। तो क्वांटाइजेशन क्या मतलब है? तो क्वांटाइजेशन का मतलब है the quantization of a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी हो सकती है जो क्वांटाइज्ड हो, उसकी बात कर रहे हैं। मींस जिस तरह से एनर्जी होती है, दैट फिजिकल, द क्वांटाइजेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मींस that it cannot vary continuously। ये कभी भी कंटिन्यूसली वैरी नहीं करेगी, मींस हमेशा डिसकंटिन्यूसली होगी और इसकी वैल्यू चेंज होगी एक जगह से। कैन नॉट वैरी डिसकंटिन्यूसली एंड will be discrete। क्या होगी ये? discrete हो हमेशा। and the minimum amount, और जो होगा मिनिमम अमाउंट होगा, the minimum amount जो होगा, the amount by which it changes is called क्वांटा। क्या कहेंगे उसे? हम उसे कहेंगे क्वांटा। मींस अगर एक नमक के पैकेट या दूसरे नमक के पैकेट में बात करें तो 1 और 2 में जाने के लिए पूरे 1 की जरूरत होगी, आधे आधे 2 नहीं लगा सकते हम, ठीक है? तो क्वांटा। और जब हम चार्ज की बात करते हैं तो जो क्वांटा की वैल्यू है 1 क्वांटा इन केस ऑफ अ चार्ज दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका रीजन अभी बताऊंगा मैं आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही क्यों होता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात क्या है? क्वांटाइजेशन क्या होती है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि आपका जो वैल्यू है, जो आपकी क्वांटाइजेशन, जो आपकी वैल्यू ऑफ चार्ज है, वो कभी भी डिस्क्रीट नहीं हो, वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगी, वो डिस्क्रीट होगी। डिस्क्रीट मींस 1 2 3 4 5 डन। 1 2 उसके साथ मल्टीप्लायर होगा कोई जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मींस 1x होगा, 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा। कभी भी 1.5x नहीं होगा, 2.5x नहीं होगा। x क्या है? x वो मिनिमम वैल्यू है, उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहेंगे? क्वांटा। मीन दैट इज क्वांटा। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल चार्ज जो बच्चे होगा दैट विल बी इंटेग्रल। इंटीजर कौन है? 1 2 3 4 5। इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं स्मॉल ई से, तो हमेशा एन ई के बराबर होगा। एन कैन बी 0 1 2 3 4 5, लेकिन चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। तो चार्ज की वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे। ये क्वांटाइजेशन की स्टेटमेंट है। क्वांटाइजेशन की स्टेटमेंट क्या है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन इज द इंटीजर। ये क्या है भाई? इंटीजर है। तो हमेशा चार्ज की वैल्यू इस तरह से होगी। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर एन तो इंटीजर है बट ई की वैल्यू क्या है? भाई ई की वैल्यू मैंने क्या बताया? ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनों, बच्चे इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ये ई जो है वो पॉइंट्स में हो सकता है, वो पैकेट है, लेकिन 1 से 2 के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो इसके बराबर ही होगा।
उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसका 1.5 मल्टीपल होगा। तो ये बात याद रखनी है, ई की वैल्यू पॉइंट्स में है, डेसिमल्स में है, दैट डू नॉट मीन दैट इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। डन। अब क्यों क्वांटाइजेशन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंस एक से दूसरे में। अब हमने ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की बात क्यों की, इसकी बात करते हैं। वाई वन इलेक्ट्रॉन? इसकी सबसे बड़ी बात है चार्ज खुद। तो बच्चे रीजन जो है, रीजन फॉर चार्ज, चार्ज की एग्जिस्टेंस का रीजन है क्या? वो रगड़ने से हुआ क्या था भाई? वो रगड़ने से क्या हुआ था? रबिंग से हुआ क्या था? रबिंग से क्या हुआ था? एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में ट्रांसफर हो गए। आप लोगों को पता है बच्चे कि एक एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव जो होता है वो बराबर होता है। मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब हमने रब किया तो एक बॉडी में इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे। जब हमने रब किया या इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए या इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। डन। बच्चे जिसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और जिसमें इलेक्ट्रॉन घुसे हैं जाके उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। सो इसीलिए तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो हो गया नेगेटिव। डन। ये बात तो हो गई, ये हमें पता है कि गेन, डोनर, एक्सेप्टर, पॉजिटिव, नेगेटिव होता है। अब बात ये है कि हो क्या रहा है? दैट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है एक्चुअली हो रहा है बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रबिंग से ट्रांसफर हो रहा है, बस जिसके पास ट्रांसफर हो गया चार्ज चला गया, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो रीजन ऑफ चार्ज इज व्हाट? मेरा क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ चार्ज? यू सेड सर इट इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही रीजन है क्वांटाइजेशन का। ये रीजन है क्योंकि चार्ज जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन। Means electron will always be transferred in the form of integral values. कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 7.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जब भी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अपने साथ अपना चार्ज और मास लेके जाएगा। क्या होगा? चार्ज भी ले जाएगा और मास भी ले जाएगा। तो हमेशा याद रहे, लूज करने से, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से उसमें चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी कम होता है और मास भी कम होता है। याद रखना है, जो बॉडी पॉजिटिव होगी उसमें मास भी रिड्यूस होगा, मास क्या होगा? उसमें रिड्यूस होगा। और जो बॉडी गेन करेगी उसमें मास इंक्रीज करेगा। तो बच्चे नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी कम होता है और मास भी कम होता है। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपनी नेगेटिविटी भी ले जाता है और अपने साथ अपना मास भी ले जाता है। याद रहेगा। और इसी कारण क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी आती है। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई क्वेश्चन बच्चे किसी को? यस स्टूडेंट्स, बच्चे यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? चलिए, अगली बड़ी ही आसान सी एक प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो आप सबको पता है किसे कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है बचना, एक साथ इकट्ठा रखना, कंजर्व करके रहना।
तो वो क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जब भी एक बॉडी को जिस पे चार्ज है उसे आइसोलेट करके रखा गया है। आइसोलेट क्यों करना है? आइसोलेट इसलिए करना है ताकि चार्ज के ट्रांसफर पॉसिबल ना हो, चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल ना हो। एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर चार्ज है और अगर उसे हमने आइसोलेट नहीं किया तो जो वो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या बात है, कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट शुड बी आइसोलेटेड, देन इट्स टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्या कंडीशन है? एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज है और वो आइसोलेटेड है, उसकी फर्स्ट कंडीशन कंजर्वेशन की क्या है? टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। नंबर 2, अगर एक तो रह गया कांस्टेंट, और अगर वो ट्रांसफर होता भी है तो वो इक्वल अमाउंट में होगा। दूसरी चीज क्या है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed। ठीक है, ये तो याद है आपको। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम, हुआ क्या हमने देखा ना ऊपर, ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये हमेशा याद रखनी है बात। अब मैं तुम्हें एक एडिशन करवाने जा रहा हूं इस सेकंड कंडीशन में, इस वाले में। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहां डिस्ट्रॉयड के बाद यहां पे आपने एडिशन करनी है। क्या एडिशन करनी है? इफ इट हैपन्स, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, इफ इट हैपन्स इट विल बी इन पेयर्स। ये मैं समझाता हूं फिर, इट विल बी इन पेयर्स, ये आगे समझाता हूं। ये बात याद रखनी है बस। मैंने क्या कहा आपको? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मींस अगर इन दोनों को किया हमने तो ये एक से दूसरे में जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको कल भी दी थी कि जब हमने ग्लास रॉड को रब किया हमने सिल्क के ऊपर, तो ग्लास रॉड को हमने बोल दिया कि ये बन गया पॉजिटिव। तो बच्चे इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क के ऊपर इतना ही क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज भी आएगा। ठीक है, अब मैं में एक चीज बोल रहा हूं कि इफ इट हैपेंस, चार्ज अगर बनता है तो पेयर्स में होगा, और अगर डिसमिस होता है, डिस्ट्रॉय होता है तो पेयर्स में होगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है बच्चे कि पेयर्स में होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टोटल कितना हो गया? 0। जाता है आता है प्लस माइनस हो जाएगा 0, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूं। अगर आप नमक का सॉल्यूशन बनाते हो, ये NaCl एक फॉर्म में था, कंबाइंड फॉर्म में था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। जिसके ऊपर चार्ज नहीं उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल। जब इसे पानी में डाला, क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ब्रेक हो गया, क्या बन गया? चार्ज बन गए। अभी तो हमने पढ़ा कि चार्ज कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन बन गया। फिर मैंने आपको ब्रैकेट में क्या लिखवाया? इफ इट हैपन्स, इट मतलब फॉर प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन। इफ इट हैपन्स, इट यहां पे आ गया। अगर चार्ज बनता है तो क्या होगा? पेयर्स में पेयर बन गए, एक बन गया पॉजिटिव, एक बन गया नेगेटिव। कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव है। कितना नेगेटिव है? 1 ही नेगेटिव है। करो ऐड, एक प्लस है एक माइनस है, फिर कितना हो गया? 0। 0 को क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं भाई। तो टोटल चार्ज कितना है? अभी भी कांस्टेंट है। पहले न्यूट्रल, यहां भी न्यूट्रल था, यहां भी न्यूट्रल है, तो पहले और बाद में हमेशा क्या कहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा। चलिए, अब यहां पे 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कंजर्वेशन के। पहला कंसेप्ट बच्चा ये ही वाला, प्रोडक्शन वाला। तो मैंने क्या क्या? इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो कहते हैं हम पेयर प्रोडक्शन। कंसेप्ट है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन कब होती है? जब आपके पास
एक गामा रे जो है, ये याद रखना है, ये क्या होता है, इसमें एक गामा रे जो है, गामा रे फोटोन कहते हैं, पार्टिकल का नाम है गामा रे फोटोन, जो है मेटीरियलाइज होता है, मेटीरियलाइज मतलब ब्रेक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन को मैं ई माइनस से लिख रहा हूं, और एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चार्ज का एक पार्टिकल है, तो आपके पास क्या क्या बन गया, गामा रे जब टूटी, ब्रेक हुई, मटेरियलाइज हुई, तो बन गया एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन। अब मुझे बताओ क्या क्या चार्जेस बने। गामा होता है बेटा न्यूट्रल। गामा क्या होता है, हमने तीन तरह के पार्टिकल्स पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, जो अल्फा रेज जो होती हैं, उनका चार्ज पॉजिटिव होता है, बीटा का चार्ज नेगेटिव होता है, और गामा पे चार्ज जीरो, वो न्यूट्रल होते हैं। डन। तो गामा हो गया न्यूट्रल। यहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मुझे पता है नेगेटिव होता है, और कितना नेगेटिव है, वन नेगेटिव। पॉजिट्रॉन मैंने कहा उसका अपोजिट है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को करो ऐड, टोटल सम, हमने एडिटिविटी पढ़ी है, दैट विल आल्सो बी न्यूट्रल, जीरो। सो दोनों साइड क्या हो गया, जीरो ही हो गया। तो अल्फा रे फोटोन मटेरियलाइज होता है, एक एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन की। अब उल्टा इसका एनिहिलेशन, याद रखना है, एनिहिलेशन क्या होगा बेटा, जब ये दोनों, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, डिस्ट्रॉय करने से होगा बेटा, प्रोड्यूस होंगे दो गामा। क्या होंगे, दो गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, दो गामा। गामा मतलब न्यूट्रल रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। इनका चार्ज कितना है, जीरो। इसका चार्ज कितना है, नेगेटिव। इसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव। तो एनिहिलेशन क्या है, an electron and positron coming in contact to destroy, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और बेटा एक गामा जो है, ये एनर्जी का फॉर्मेशन है, और प्रोड्यूस होती है गामा गेटा कितनी, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो यहाँ पर 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट इज इन लेटर ऑन कंसेप्ट। सो आपके दो चीजें आपकी याद रखनी है आपने, कि कंजर्वेशन का मतलब है टोटल चार्ज कांस्टेंट, टोटल चार्ज किसका, ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, याद रहे, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। और दूसरा, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, इसमें और कोई भी चेंज नहीं आती है, कहीं भी एक जगह रुकता नहीं है। ये बात याद आ गई या समझ आ गई आपको। तो ये थी बेटा आपकी प्रॉपर्टीज। अब हमने दो इंट्रिंसिक चीजें पढ़ ली। दो इंट्रिंसिक चीजें कौन कौन सी पढ़ ली हैं, दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बच्चे चार्ज, दूसरा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास। देखते हैं डिफरेंस क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा पहला डिफरेंस, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डन। बट मास हमेशा पॉजिटिव होगा, मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पहली प्रॉपर्टी है इनकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, चार्ज जो है, चार्ज क्या है, इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। ये इसकी प्रॉपर्टी का हमें पता नहीं है,
क्वांटाइजेशन जो है इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, इसका अभी इसकी प्रॉपर्टी का पता नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? तीसरी प्रॉपर्टी और आपने क्या पढ़ी? ये डिपेंड नहीं करता स्पीड पे, इंडिपेंडेंट, रेस्ट की प्रॉपर्टी है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड कम हो, ज्यादा हो या ना हो, इस पे कोई भी चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता। बट यहां पे मास जो है, जो मास है वो मास इंक्रीज करता है बेटा, इंक्रीजेज विद स्पीड। जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए, तब जाके जो मास है बॉडी का वो इंक्रीज कर जाता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं पहले मास की, जब हमने मोशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है? ये कंजर्व्ड है। ये क्या है? कंजर्व्ड है, ये नॉट कंजर्व्ड है, ये कंजर्व नहीं होता। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है? इसमें जो फोर्स है ड्यू टू चार्ज, कौन कौन सी फोर्स होती है भाई? फोर्स ड्यू टू चार्ज कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ये रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। और ये वाली फोर्स क्या है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन फोर्स कौन सी होती है भाई? चार्ज के कारण जो फोर्स होती है उसे कहते क्या है? ये जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो कौन सी फोर्स है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये मास के कारण कौन सी फोर्स होती है भाई? ग्रेविटी, धरती पे, या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी या ग्रेविटी। और लास्ट बात मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखें कि जब भी चार्ज, ग्रेविटेशन या फोर्स आती है, ये फोर्सेस हमेशा आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के कारण आती है। दोनों फोर्सेस इंट्रिंसिक हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताई किसने थी? कूलम्स ने। कूलम्स लॉ बताएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये किसने दी? ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चे, ये कूलम लॉ ने बताई और ये न्यूटन के लॉ ने। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे न्यूटन कूलम्स लॉ। कूलम लॉ किसके लिए? हम दोनों वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे उसकी। और आपको नेक्स्ट लेक्चर का आपका असाइनमेंट क्या है? छोटा सा असाइनमेंट, आपने थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में पढ़ के आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ के आना है वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है, ओके बेटा, आई एम सेंडिंग यू द नोट्स फॉर दिस। ठीक है, इन टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं उनका मैं आपको नोट्स डाल रहा हूँ आपके। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड बाय। गुड बाय।